बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एंड टुडेज़ लेसन नंबर इज़ 28। इसी तरह आज हम लोगों ने कुछ अपने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है और उन बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए कुछ 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपस में कंबाइन किए हैं, जो आज के हमारे लेसन के पार्ट होंगे और आज हम इंशाल्लाह उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और ये अगर कंसेप्ट्स के हवाले से देखा जाए तो उसमें हमारे पास 3 बेसिक डिस्कशंस होंगी। द नंबर 1 इज़ अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड द सेकंड वन इज़ what is the relation between the Newton's third law of motion with the law of gravitation, and the third one is the variation of g with altitude। तो ये 3 हमारे पास बेसिक जो है वो हमारे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह ताला आज अपने डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें स्टूडेंट अपनी अर्थ से रेलेवेंट, क्योंकि ये तीनों हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हमारी अर्थ से रेलेवेंट हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी अर्थ के टॉपिक से। सबसे पहले नंबर पे हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास अर्थ जो है इसकी शेप किस तरह की है। और स्टूडेंट, जब हम अर्थ की शेप की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हम नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं कि अर्थ इज़ इन अ सर्कुलर शेप या अर्थ इज़ ऑफ अ सर्कुलर शेप। तो स्टूडेंट इस चीज़ को याद रख लें कि हमारे पास अर्थ सर्कुलर शेप की बजाय ओवल शेप की है। इसकी ये ओवल शेप किस टाइप की है? क्या ये ओवल शेप बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर डिपेंड कर रही है या इसके अंदर अप एंड डाउन्स भी हैं? तो स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम जेहन में रखें तो फिर आप ये सोच लीजिएगा कि हमारे पास जो ओवल शेप अर्थ है उसकी क्रस्ट, यानी अगर हम खाली अर्थ क्रस्ट की बात करें, इज़ नॉट यूनिफॉर्म्ड। सेकेंडली स्टूडेंट, फर्दर अगर हम ये डिस्कस करें कि अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म्ड, अगर हम इस बात को जहन में रखते हैं तो फिर ये देखना चाहिए कि क्या अर्थ जो है वो खुद भी यूनिफॉर्म्ड है। तो हम ये कंसीडर करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो हमारी अर्थ है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। नॉट, अर्थ इज नॉट अ यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ओवल शेप अर्थ के अंदर हम अपनी अर्थ को डिस्कस करें तो अर्थ के लिहाज से हमारे पास चेंज कहाँ पर आता है? अर्थ क्रस्ट और अर्थ के यूनिफॉर्म ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास इस शेप के अकॉर्डिंग भी अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और जो फ्रंट सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास माउंटेन्स और डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, जिसके लिए हमने ये कहा कि अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अगर ये ओवल शेप है तो ओवल शेप में इसका डिफरेंस कितना आता है? तो जब हम स्टूडेंट ये बात करते हैं तो ये देखिए कि आपके पास ये जो अर्थ है, यहाँ पर अर्थ के सेंटर से एक इक्वेटर लाइन हमारे पास पास आउट होती है। तो ये कहते हैं कि अर्थ का ये वाला रेडियस, जिसे हम नाम देते हैं इक्वेटर रेडियस, ये रेडियस आपके पोलर रेडियस से ग्रेटर है। पोलर रेडियस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट तो ये हमारे पास इस तरह से आता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट वेस्ट और ईस्ट है। तो ये आपके पास आपका पोलर रीजन है और पोलर रेडियस है। अब ये कहते हैं कि आपके पास आपका जो इक्वेटर रेडियस है दिस इज ग्रेटर देन 21 किलोमीटर्स ऑफ द पोलर रेडियस।
यानी इक्वेटर रेडियस जो है वो ग्रेटर देन है कितना, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की ये वाली लेंथ ज़्यादा है आपके इस पोलर रेडियस की निस्बत। तो ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इक्वेटर रेडियस इज 21 किलोमीटर ग्रेटर देन इट्स पोलर रेडियस। स्टूडेंट, इसके बाद जब हम बात करते हैं अपनी अर्थ से रेलेवेंट, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पास अब ये अर्थ जो है वो कहाँ पर है, हमारे पास किस वे में है। स्टूडेंट, ये देखें कि हमारे मिल्की वे पे एक सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट पे हमारे पास हमारी अर्थ आती है, जिसको ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि ये अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में और फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रही है। इसकी रोटेशन स्टूडेंट 3 टाइप्स की है, हम उस डिस्कशन पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट ये जनरेट होता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में क्यों रोटेट कर रही है, और इसी तरह मून हमारी अर्थ के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में रोटेट क्यों कर रहा है। जब हम स्टूडेंट इस डिस्कशन पे जाते हैं तो हमारे पास एक की पॉइंट तो ये भी आ जाता है सबसे पहले नंबर पे कि अर्थ इज़ रोटेटिंग, कि इसकी जो मूवमेंट है वो रोटेटरी मूवमेंट है। और अर्थ किसके अबाउट में मूव कर रही है स्टूडेंट, हमारे पास फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अबाउट, और इसी तरह मून जो है वो हमारे पास अर्थ के अबाउट। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं तो स्टूडेंट हमें फिर इस बात का अंदाज़ा होता है कि कोई ना कोई हमारे पास ऐसी फोर्स मौजूद है जो इन ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जो है वो कीप करके रखती है। तो यहाँ पर इस फोर्स को हमने नाम दिया स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का। स्टूडेंट, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट भी अब आपने ज़हन-नशीन रखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कहा कि एक मून जो है वो डाउनवर्ड जो है उस पर एक फोर्स लगती है और इस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी देते हैं, और ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर डिस्कस की थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ आता है, F इज इक्वल टू G(m)(m)(e)/r²। यानी आपकी अर्थ की फोर्स और कोई और ऑब्जेक्ट की फोर्स जो इसके इंट्रैक्शन में आता है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट हम अपने फार्मूला को ग्रेविटेशनल फील्ड के इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ये फोर्स एज अ वेट एक्ट करती है और ये फोर्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर सकती है। तो इसलिए हम इसको F को G के साथ भी कंपेयर कर देते हैं डायरेक्टली। आप इसको ऐसे Fg के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, तो हम इसको यूं फाइंड आउट करेंगे G(m)(m)(e)/r²। तो ये ऐसे फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद की अगर हम बात करें कि अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, को कितनी ऐसी फोर्स है या वो क्या नंबर है हमारे पास फोर्स का जिसके अकॉर्डिंग हम ये ऑब्जर्व करते हैं, या न्यूमेरिकल्स के अंदर हम उस वैल्यू को यूज़ करेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है उस पर इतनी मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली लगेगी।
तो स्टूडेंट वो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है ये आपको पहले से भी पता है, विच इज़ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कैपिटल G की, तो हमने ये डिस्कस किया था कि दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे पास G की वैल्यू जो है वो भी आ जाती है। स्टूडेंट अब हम लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये वाली है ये कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है। क्या इस फोर्स की मदद से दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है या नहीं। तो स्टूडेंट ये याद रख लीजिए कि दुनिया में मौजूद हर प्लैनेट के पास अपनी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है। हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो स्टूडेंट ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक अर्थ अवेलेबल है और हम इसका कंपैरिजन एक मून के साथ करें जो यहाँ एक थोड़े गैप के बाद है, तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू द लार्जर मैस इस मून पर एक्ट करेगी और इसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन देखें कि इनके दरमियान कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन क्रिएट कर रहा हो, जैसे कोई रोप नहीं है, कोई धागा नहीं है, कोई जो है वो आपके पास माउंटेन जैसे नहीं है जो इन दोनों के आपस में जुड़े हों, या कोई भी एक इस तरह की डिफरेंट चीज़। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी रेंज एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक रखती है। तो ऐसी स्पेस अराउंड द अर्थ, द स्पेस अराउंड द अर्थ, यहाँ पर आपको हमेशा इस रेंज के अंदर अंदर आपको फोर्स जो है वो फील होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगी। तो स्टूडेंट हम इस वजह से कि क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि G हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी एक ख़ास हिस्से तक जो है वो उसकी फील्ड जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर स्पेसिफिक क्वांटिटी में लगती है। इसी तरह फिर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की या ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये याद रख लें कि हमेशा आपके अर्थ के सेंटर की तरफ ही हर जो फोर्स है वो लगेगी। जो भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड में आ जाएगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो हमेशा डाउनवर्ड्स और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगी। तो हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। स्टूडेंट अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी देख लें, फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास जो है वो हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो हम इस वजह से कि बगैर किसी कॉन्टैक्ट के दो चीज़ें आपस में जुड़ी हों, एक फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगे, तो हमारे पास उसके लिए एक और पॉइंट है, फिर हम उस फोर्स को नाम देते हैं नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें कि ये अगर हमने ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये जो है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान राब्ता भी नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हम लोगों ने यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो डिस्कशन के अंदर लेकर आनी है, तो उसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए फिर हम ये कहते हैं कि व्हेन द फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स acting on per unit mass, then it is called
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि ये हमारे पास हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी किसी भी यूनिट मास के ऊपर लगने वाली फोर्स के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट हमारे पास सेम g की वैल्यू की तरह है, हम इसको g से मेंशन तो नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट आपने इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कंपैरेटिवली इसके साथ ही हमने बैलेंस करनी है, और वो हमारे पास कुछ यूँ बनती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, जो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। इसी तरह एक डेफिनेशन और जो आपको बाद में मार्क भी करवा दी जाएगी, वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, ये स्टूडेंट्स आपने कुछ यहाँ पर डेफिनेशन हैं जो याद रखनी है। ये इंशाल्लाह बाद में जब हम डिटेल्ड मार्किंग वाला एक अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, तब उसमें भी इन चीज़ों को साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है, क्या वो चेंज होती है या स्पेसिफिक ही रहती है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इसकी तरफ है, सेंटर की तरफ, और एक स्पेसिफिक फील्ड तक है, तो क्या इस फील्ड के बाहर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब वेरिएशन ऑफ जी का, और वेरिएशन ऑफ जी के टॉपिक में हम ये बात याद रख लें कि जब भी आपके पास आपकी हाइट इंक्रीज होगी, हाइट जैसे ही आपकी इंक्रीज होगी, तो स्टूडेंट आपके पास जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो हमारी अर्थ के सेंटर के पास है, और हम इस फोर्स को यहाँ पर फील करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए हम उसको प्रॉपर जो है वो फोकस में नहीं लेकर आते, पता नहीं चलता हमें इस वजह से। लेकिन जैसे जैसे हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ करते चले जाते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। इसके लिए स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो भी हम यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, हमने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कितनी वैल्यू कितने डिस्टेंस के बाद जो है वो हमारे पास चेंज होगी। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी बुक से मिल रही है और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको कन्वे कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब बुक के अकॉर्डिंग अगर हम स्टूडेंट इन चीज़ों को देखें तो ये कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ का रेडियस है आपके सेंटर से यहाँ तक, कहता है कि अगर आप अपना रेडियस इस सरफेस से सेम जितना ये रेडियस है अर्थ का, इतना ही और हाइट पर चले जाएं, 1 अर्थ रेडियस की हाइट पर चले जाएं, तो स्टूडेंट वहाँ पर यानी आप देखें कि ये 1 आर और 1 आर, तो टोटल 2 आर्स हो गए। इट्स मीन्स दैट the value of g at the distance or height of 2r is about g over 4, which is 10 over 4 and 2.5 meter per second square। सेकेंडली स्टूडेंट फिर ये भी बात हमें मिली कि फॉर एग्जांपल कि अगर अब हमने 2r किया था, तो अब हम इसको और इंक्रीज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से अपनी जो रेडियस की वैल्यू है इसको और इंक्रीज कर देता हूँ कि यहाँ पर एक रेडियस और ऊपर चला जाऊँ, तो यहाँ पर हाइट पर जाकर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट 1 2 3 आर्स अब हमारे पास आ जाएंगे। तो 3 आर के अकॉर्डिंग देखें तो g over 9 हमारे पास हो जाएगा। तो उसने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 over 4 एंड इट इज इक्वल 10 over 9 एंड इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी बुक ने कोई वैल्यूज़ बताई हैं जो आपको आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज़ डाटा की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें जो नॉर्मल हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 10, जो हम एज्यूम करते हैं राउंड ऑफ करके, ये एक्चुअल नहीं रहती, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 9.83 एट द 0 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि सतह समुंदर के ऊपर हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है स्टूडेंट वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 0, वो है 9.83।
और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमारे पास g की वैल्यू इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद इट्स यूनिट। तो अगर हम स्टूडेंट अब इन वैल्यूज को भी साथ साथ मेंशन करें तो आप ये देखें कि 0 किलोमीटर के बाद 9.83, तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज एक कंपैरिजन के लिए मैंने बताया कि यानी अगर आप ज़मीन की सतह पर हैं बिल्कुल जीरो पर तो 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। लेकिन अगर आप यही वैल्यू 400 किलोमीटर की ले जाते हैं तो तब जाकर 9.8 से देखें कितना डिफरेंस आया 8.7 पे, यानी एक वैल्यू 1 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पे। और तकरीबन यहाँ देखें कि 3,80,000 के ऊपर जाकर कितनी है और 35,700 पर जाकर कितनी है। लेकिन अगर हम ये देखें स्टूडेंट के इतना दूर जाने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी आ रही है तो हमारे पास फिर ये वैल्यू क्या ख़त्म हो जाती है, और अगर होती है तो कितने डिस्टेंस के बाद जाकर ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी हम ज़मीन से जितना मर्जी दूर चली जाएं वहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगती है, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाती है, इतनी स्मॉल वैल्यू पे हो जाती है कि हम उसको फील ही नहीं करते, या वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, इतनी वीक फोर्स हो जाती है, लेकिन लगती ज़रूर है और उसकी रेंज इन्फिनिटी है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था चेंज, यानी कि वेरिएशन ऑफ जी विद द चेंज ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते हैं। इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है, फॉर एग्जाम्पल कि क्या अगर मैं एक सेब को जो समुंदर के पास हम बैठकर खा रहे हैं इसको अगर हम किसी K2 की पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाएं तो क्या वहाँ जाकर हमारे पास जो इस एप्पल का मैस है या वेट है वो चेंज होगा या नहीं। तो इसका आंसर भी आपने ढूंढना है। दो बातें हैं, मैस चेंज होगा या नहीं, वेट चेंज होगा या नहीं, ये दोनों बातें आपने बतानी है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कई दफ़ा के माउंटेन्स हैकर्स जो होते हैं, जितने भी हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हम उन्हें देखें तो वो बहुत ही हैवी बैग्स जो हैं वो 30 kg के अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं यार कि पता नहीं इन्हें खुद चलने में मुश्किल हो रही है और ये इतना हैवी बैग साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से भी कोई इफेक्ट आता है, क्या वो वज़न उनका ऊपर जाकर कम हो जाता है या नहीं। इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपने जहन में रखने हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो भी फाइंड आउट करना है। लास्ट डिस्कशन ये है स्टूडेंट हमारे पास कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो रिलेशन है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ वो क्या है। जैसे हमने यहाँ पर कहा फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मून को डाउनवर्ड्स अपनी तरफ जो है वो खींचती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये तो एक्शन फोर्स हो गई। तो क्या इसके मुतबादिल में आपके पास जो मून है वो भी कोई रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये भी इसके ऊपर ऐसे ही मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक्शन और रिएक्शंस मिल रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ऑन दिस लॉ, कि यहाँ पर इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में या न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल है और उसी की वजह से हमारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बैलेंस्ड हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे आपके 2-3 टॉपिक्स के अंदर, जो चीज़ें आपको एज एन MCQs पता होनी चाहिए, एज अ डेफिनेशन आपने उनको याद करना है। तो वो सारी कंक्लूड करके स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आपको बता दी। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।